स्टूडेंट्स, ड्रग्स फॉर द आई डिसऑर्डर की अगर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर 5 किस्म की ड्रग आती हैं जिसके अंदर 2 अलग एक्शन परफॉर्म करती हैं, एक अलग किस्म का एक्शन परफॉर्म करती है और 2 जो है वो अलग से परफॉर्म करती हैं एक्शन। इसके अंदर जो पहली ड्रग है वो है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और जो दूसरी है उसका नाम है एड्रीनर्जिक एगनिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब दोनों के पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिएगा। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स जो है वो काम कैसे करते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता है बीटा एड्रीनर्जिक, तो ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी तो ब्लॉक करने से क्या होगा, जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। जब उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, सही है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या करता है, ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पहले वाले ने क्या किया, डायरेक्टली इसको ब्लॉक किया, और जो दूसरा वाला है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ये क्या करता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होता, जब एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होता तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो इस तरह से काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के अंदर आता है बीटोक्सोलोल और टाइमोलोल, ये है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की जो एग्जांपल है वो एक ही एग्जांपल है, वो है डिपीवेफ्रिन। अब स्लाइड्स की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कह रही है। ग्लोकोमा के लिए जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज की जाती है। अच्छा जी, अब वही बात हो गई, दीज ड्रग ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स इन द सिलियरी बॉडी, डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, देयरबाय डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको समझा दी। एग्जांपल्स हमने देख ली। और साइड इफेक्ट की बात करते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर इसका क्या असर होगा, और लोकल इफेक्ट का मतलब आइस के अंदर क्या होगा। तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। वजह ये है कि हमने बीटा को ब्लॉक कर दिया। तो आपको पता है कि बीटा जो है वो 3 जगह पर मौजूद होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये कहाँ का मौजूद होता है, हार्ट एंड किडनी और लंग्स और हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर मौजूद होता है, और फैट सेल के अंदर मौजूद होता है। तो अगर इसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे पास हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। और लोकल इफेक्ट्स की बात करें तो ब्लड विजन, ड्राई आइज और फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब लाइट चुभती है उसकी आंखों में। काउंटर इंडिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, सीओपीडी। अगर हाइपोटेंशन हो, सीओपीडी हो, एस्मा हो पेशेंट को, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो, तो आपने ये मेडिकेशन नहीं देनी, बीटा को ब्लॉक नहीं करना। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया है। इसकी जो एग्जांपल है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डिपीवेफ्रिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। ये प्रोडक्ट है एपिनेफ्रिन का। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब ये बॉडी के अंदर जाता है डिपीवेफ्रिन तो ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, तो फिर एक्टिवेट हो जाता है और एपिनेफ्रिन की तरह काम करता है। एगोनिस्ट का मतलब होता है जिसकी जगह पर काम किया जाए। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर बात करें तो हेडेक हो सकता है, आईब्रोज जो होती हैं उसके अंदर दर्द हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, और ओक्यूलर इरिटेशन, आइज के अंदर इरिटेशन हो सकती है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन अगर हो गई तो क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन हो सकता है, हमने पहले ही बात कर ली। अच्छा जी, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर। पहले आप ये समझें, स्ट्रक्चर ऑफ द आई समझें। देखें, एक होते हैं रेडियल मसल्स, दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जो एक्वस ह्यूमर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स के खुलने की वजह से प्यूपिल डायलेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइड्रियासिस। अब ये समझिए कि क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर बेसिकली होता क्या है। हमारे पास कैनाल्स ऑफ द स्क्लेम के जो है एक सुराख आते हैं जो कि वाटर को ड्रेन करते हैं। कौन सा वाटर ड्रेन करते हैं, एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करते हैं, आइस से बाहर निकालते हैं जब प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है, क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर हमारे पास जो सिलियरी बॉडीज़ होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो बढ़ने की वजह से उन सुराख को बंद कर देती है। तो उन सुराख के बंद होने की वजह से पानी जो है वो बाहर ड्रेन नहीं होता, और ड्रेन नहीं होता तो फिर अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर पड़ता है तो रेडियल मसल्स पे जोर आता है और वो खुलते हैं। जब रेडियल मसल्स खुलेंगे तो माइड्रियासिस यानी कि प्यूपिल डायलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। पहले जो हमने 2 ड्रग्स की बात की उसके अंदर एक प्रेशर बनाने ही नहीं दे रहा था, ब्लॉक कर रहा था। दूसरा जो था वो उस मॉलिक्यूल को बंद कर रहा था जो मॉलिक्यूल हेल्प करता था प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर में। ठीक है। अगर बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, हमारे पास जो कैनाल ऑफ द स्केलम होता है
उसके अंदर से एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करती है? हमारे पास जो मसल्स मौजूद थे आइस के अंदर, उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है उन मसल्स को। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी खुल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, तो साथ साथ जो ये कैनाल ऑफ द स्केलम है, ये सुराख जो है ये भी खुल जाते हैं। तो इनके खुलने की वजह से इनका जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले दोनों में क्या हो रहा था, प्रेशर को बनने ही नहीं दे रहे थे। इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है उसको बाहर ड्रेन करवा रहे हैं। सही है। इसकी एग्जांपल क्या है? पाइलोकार्पाइन, एक्फोथायोफेट और फाइसोसिग्माइन, ये इनके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्लड विजन, रेटिनल डिटैचमेंट, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, लोकल इरिटेशन, आई पेन और ब्रो पेन हो सकता है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। बात करते हैं साइक्लोपेजिक और माइड्रियाटिक्स की। अच्छा, अब जो दोनों ड्रग्स हैं, एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट्स और एड्रीनर्जिक एजेंट्स, अब ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? ये हमारे पास प्यूपिल को डायलेट करवाने में हेल्प करती है और आइस की पैरालिसिस में काम करती है। अब आप बोलेंगे पैरालिसिस क्यों करवाते हैं भाई, आइस की और डायलेट क्यों करवाना है? इसलिए करवाना है क्योंकि जब कोई डिसऑर्डर होता है आइस के अंदर, तो जो डॉक्टर होता है, वो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर जो होता है, वो क्या करता है? ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए आइस के अंदर झांक के देखता है। ठीक है। अच्छा, अब जब वो झांक के देखेगा तो उसको चाहिए लाइट, आंखों के अंदर लाइट चाहिए ज़्यादा, और लाइट आपको पता है कहाँ से जाती है? प्यूपिल से जाती है। तो प्यूपिल को हमने डायलेट कर दिया ताकि मोर लाइट, ज़्यादा रोशनी अंदर जाए, और ज़्यादा रोशनी अंदर जाने की वजह से अंदर जितना स्ट्रक्चर है वो क्लियर नज़र आए। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट की। यही वो जो पैरालिसिस करवाती है, वो एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट जो है वो पैरालिसिस करवाती हैं। ठीक है, पैरालिसिस करवाती हैं ताकि आंख एक जगह पर पैरालाइज हो जाए, एक जगह पर रुक जाए, ताकि अंदर देखने में आसानी हो। और माइड्रियाटिक इफेक्ट करवाती है जिसके आंख जो है वो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और प्यूपिल डायलेशन होने की वजह से मोर लाइट यानी कि ज़्यादा लाइट अंदर जाती है और अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये काम कैसे करता है? मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ताकि मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट ना करें, रिलैक्स हो जाए। तो जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और पैरालिसिस ऑफ द आई हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, आईब्रो पेन, एलर्जिक रिएक्शन और वर्सनिंग ऑफ द नैरो एंगल ग्लूकोमा। वही नैरो एंगल ग्लूकोमा वही है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा के कहते हैं। अच्छा जी, किसके लिए यूज़ करते हैं? इंडिकेशन क्या है? इंट्रा ओक्यूलर एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं और इंट्रा ओक्यूलर सर्जरीज के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एट्रोपिन एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट है। ठीक है। अब एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट को जो वो करता है, ट्रीट करता है, यानी उसका जो एंटीडोट है वो है फाइसोस्टिग्माइन। ये बात याद रखने वाली है, एट्रोपिन का जो एंटीडोट है वो फाइसोस्टिग्माइन है। एड्रीनर्जिक एजेंट्स की बात करें तो एड्रीनर्जिक एजेंट्स वही काम करेगा, क्या करेगा? डायलेट करेगा, यानी माइड्रियासिस करवाएगा, डायलेट करेगा प्यूपिल को। इसकी डायलेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि मोर लाइट अंदर जाए, और वही सेम कहानी अंदर देखने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या है? फिनाइल एफ्रान जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है माइड्रियासिस के लिए। इंडिकेशन क्या है? कि जब कोई सर्जरी होगी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा या ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी, तो ये आप प्यूपिल को डायलेट करने में हेल्प करेगी ये मेडिकेशन। अब बात करते हैं ऑप्थेल्मिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। बाज़ औक़ात जो है आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो हमें बाहर से नज़र भी आ रहा होता है, जो है अपना, जिसके अंदर कंजक्टाइविटिस आता है, ब्लेफाराइटिस आता है और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है बेसिट्रसिन, क्लोरमफेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सॉल्यूशंस हैं। और बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या करना होता है? ओरली भी देना होता है, या एंटीबायोटिक जो है वो आईवी भी देना होता है, जिसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और टोब्रोमाइसिन आते हैं, जो कि आई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब एंटीबैक्टीरियल की तो हमने बात कर लिया। बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की। बाज़ औक़ात जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके अंदर जो है वो कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन है, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है, आईलिड और एंटीरियर आईबॉल की इन्फ्लेमेशन है। आपको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमेशा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और पेन के लिए एनसेड्स देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हमारे पास सोलोकॉर्टिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेक्सामीथासोन भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंडिकेशन की बात करें तो एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस और यूवाइटिस जो है इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और एनसेड जो है वो पेन को रिलीव करेगा, जैसे कि डाइक्लोफेनिक, कीटोरोलेक और
फ्लर्बोप्रोफिन। इंडिकेशन क्या है इसकी, कब कब यूज़ कर सकते हैं एनसेड्स को, तो स्क्लेराइटिस के अंदर यूज़ सकते हैं, यूआइटिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और प्री ऑपरेटिवली इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन से पहले। तो नर्सिंग केयर और पेशेंट एजुकेशन के अंदर कोई भी खास बात नहीं है, सारी आपको पता है। बस एक बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि जेंटली अप्लाई प्रेशर और इनर कैंथस। जो आपको आइस के अंदर ये कैंथस पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं कैंथस, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इन जो इनर वाला कैंथस है यहाँ पर, इसको यहाँ पर जेंटली थोड़ा सा प्रेस करेंगे जब भी आप लिक्विड डालेंगे, जब भी आप मायोटिक्स डालेंगे, ठीक है। जब भी आप मायोटिक्स डालेंगे तो यहाँ पर जेंटली प्रेशर अप्लाई करेंगे। मायोटिक्स क्या होते हैं बेसिकली, कि मायोटिक्स ऐसे ड्रॉप्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है, प्यूपिल को तंग करती है, छोटा करती है। अब इनर कैंथस के अंदर थोड़ा सा आप प्रेशर देंगे ताकि जो मायोटिक है वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन ड्रॉप्स को। अब मसला क्या होता है, ये सिस्टम के अंदर जाएगा तो सिस्टम के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एबनॉर्मल चीज़ होगी फिर वहाँ पे, और हमें सिस्टम के अंदर ये नहीं चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, जेंटली प्रेशर अप्लाई करना है कैंथस के ऊपर ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रिवेंट हो सके। बाकी इसके अंदर कोई भी खास बात नहीं है। और बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द आई की। एनाटॉमी ऑफ द आई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ड्रग्स समझनी है तो एनाटॉमी ऑफ द आई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिलियरी प्रोसेसेस देखें, सिलियरी मसल्स देखें, कैनाल ऑफ द स्केलम देखें, कंजक्टिवा देखें कहाँ है, कॉर्निया देखें, आइरस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, और इसके बाद जो है वो स्क्लेरा, रेटिना, कोरोइड, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व जो है, ये सारी चीज़ें आप देख लें कहाँ कहाँ क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें रूट्स ऑफ द एक्यूलर ड्रग्स डिलीवरी की, तो लोकली भी आप जा सकते हैं टॉपिकल जो कि ऊपर से लगाई जाती हैं, और सिस्टमिकली भी जा सकते हैं जिसके अंदर आपका बॉडी के अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर शामिल होगी, ठीक है। लोकली की बात करें तो आई ड्रॉप्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्शंस आते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि आइस के हमारे जो प्री ओक्यूलर एरिया होता है और इंट्रा ओक्यूलर एरिया होता है इसके अंदर लगती हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर शामिल नहीं होती। और सिस्टमिकली की बात करें तो ओरली खाएंगे ताकि वो ब्लड के अंदर आ जाए, और इंट्रावीनस भी आप दे सकते हैं। ड्रग्स पेनिट्रेशन की बात करते हैं, प्री कॉर्नियल एरिया के ऊपर आप लगाते हो तो वो एब्जॉर्ब होकर कॉर्निया में जाती है, फिर वहाँ से एंटीरियर सेगमेंट में जाती है और फिर एक्वस ह्यूमर तक जाके पहुँचती है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं तो जो कि पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, यानी आपने मेडिकेशन लगाई तो वो कितनी देर में एब्जॉर्ब होंगी, उसके जो फैक्टर्स हैं वो ये नीचे लिखे हुए हैं। ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा चांसेस है पेनिट्रेशन के, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कम चांसेस हैं। लिपिड वाटर सोल्युबिलिटी देखेंगे, अगर वाटर सोल्युबिलिटी और लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो जो है पेनिट्रेट कर जाएंगी। पीएच जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। अच्छा, सरफेक्टेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सरफेक्टेंट जो है वो लिक्विड होता है जो कि आई की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स टेयरिंग का मतलब ये है कि जब आपने मेडिकेशन अप्लाई की तो फ़ौरन से जो है टेयरिंग हो गई, ठीक है, मतलब कि आंखों में आंसू आ गए और वो मेडिकेशन सारी ज़ाया हो गई, ठीक है। और प्रेजर्वेटिव्स फॉर्म्स की बात करें तो सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जेल आते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं, जो ड्रॉप्स होती हैं क्योंकि वो इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं, इंस्टिल हो जाती हैं और इंटरफेयर नहीं करती विजन के साथ, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो शॉर्ट ओक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम होता है, मतलब ये कि जैसे ही आप डालते हो तो आंसू निकल आते हैं तो मेडिसिन जो है वो ज़ाया भी हो सकती है। इम्प्रेसाइज एंड इनकन्सिस्टेंट डिलीवरी, यानी कि आपको 2 ड्रॉप्स बोले हैं लेकिन गलती से 3 ड्रॉप्स चलेंगे तो ये इम्प्रेसाइज और इनकन्सिस्टेंट डिलीवरी है, जितने बोले थे उतने नहीं गए, उतने कम या उससे ज़्यादा चले गए। फ्रीक्वेंट कंटामिनेशन, यानी ड्रॉपर है वो बार बार आई के साथ लग रहा है और फिर वो मेडिसिन के अंदर जा रहा है तो कंटामिनेशन हो रही है, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। सस्पेंशन की बात करें तो मस्ट बी रीसस्पेंडेड बाय शेकिंग टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डोजेज ऑफ ड्रग। सस्पेंशन को जो है आपने बार बार शेक करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जितने भी सॉल्यूट्स हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं और प्रॉपर मेडिकेशन आइज़ में लग जाएं, ठीक है। ऑइंटमेंट्स की बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं पेट्रोलेटम पे और मिनरल ऑयल इसके अंदर होता है। कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज़ होता है, यानी आप आइज़ के ऊपर लगाते हैं तो अच्छा खासा टाइम वो रहता है और टेयर की वजह से वो जाता नहीं है, ज़ाया नहीं होता, और ये लेकिन डिस्टर्ब कर देता है विजन को, ठीक है। जब आप लगाते हो तो आपको ऐसे चिपकू चिपकू सा फील होता है तो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है विजन, ठीक है। अच्छा, जेल्स की बात करें तो पॉलीमर बेस्ड एक्वस जेल्स होते हैं, ये भी ऑइंटमेंट की तरह ही होते हैं। और जो है जेल्स के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट बात है, ड्रग रिलीज अकर्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। जेल जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है आइज़ में।
अब डिफ्यूजन क्या होती है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का मूव करना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो जेल्स जो है वो किस तरह से मूव करती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है।